हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है संविधान की मूलभूत विशेषता। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संविधान, भारतीय संविधान एक लिखित और विस्तृत संविधान है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसको बनाने के पीछे कई सारे विद्वानों का योगदान रहा है। मतलब बहुत सारे, एक संविधान सभा में कई सारे विद्वान लोग थे, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारत में कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। यानी भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें कैबिनेट मिशन योजना था और संविधान सभा के द्वारा इसको तैयार किया गया था। आखिरकार भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की अवधि में 26 नवंबर 1939 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। यानी भारत का जो संविधान है उसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन की अवधि लगा था और 26 नवंबर 1939 को पूरे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था यह संविधान। अब संविधान की मूलभूत विशेषता क्या है? लिखित पहला इसका विशेषता ये है कि लिखित और विस्तृत संविधान है। दूसरा, यह विभिन्न स्रोतों से विविध है। तीसरा है न्याय एवं और न्याय का समन्वय है और एकात्मकता की ओर अग्रसर है। चौथा, संसदीय रूप है। उसके बाद न्यायिक सर्वोच्चता है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निरसक तत्व है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सार्वभौमिक व्याप्त मताधिकार है, स्वतंत्र निकाय है, आपातकालीन प्रावधान है, त्रिस्तरीय सरकार है और सहकारी समितियां हैं। सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, संविधान की आलोचना। उसके बाद पॉइंट जो है संविधान की आलोचना। तो पहला जो आलोचना में कहा गया कि भारत का जो संविधान है वो उधार का संविधान है। उधार का संविधान इसलिए क्या कहा गया क्योंकि विभिन्न देशों के जो प्रमुख प्रावधान थे उसको कॉपी किया गया हमारे देश के संविधान में, इसलिए उसको उधार का संविधान कहा गया। दूसरा है गांधीवाद से दूर। और जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि गांधीवादी विचारधारा से बिल्कुल दूर संविधान बनाया गया है। तीसरा पॉइंट है 1935 का अधिनियम की कार्बन कॉपी। 1935 का जो अधिनियम है वो किसी देश के प्रावधान का एक कार्बन कॉपी है। चौथा जो है वो महाकाय आकार है, काफ़ी जटिल है, जिसको कह सकते हैं विरोधी तर्क है। और पांचवा, वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि भारत का संविधान लिखित तो है लेकिन इतना जटिल प्रक्रिया है कि आम लोगों के समझ की बस की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वकील ही इसको समझ सकते हैं और समझा सकते हैं, इसलिए इनको वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। तो पहले हमने बता ही दिया उधार का संविधान, मतलब आलोचकों का कहना है कि भारत का संविधान जो है एक उधार का संविधान है, क्योंकि आलोचकों का इसके पीछे का तर्क ये है कि संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि उधार का संविधान कहते हैं। इसके पीछे तर्क ये है कि अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ से कुछ भारत के संविधान में शामिल किया गया। मतलब अमेरिका, ब्रिटेन और अलग अलग देशों के जो कुछ प्रावधान हैं उनको कॉपी करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। 1935 का अधिनियम कार्बन कॉपी क्या है? आलोचकों का यह भी कहना है कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत का सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के संविधान में डाल दिए हैं। मतलब बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के प्रावधान में संविधान को डाल दिया गया है। अभारतीय और भारतीय विरोधी, मतलब अभारतीय जो भारत के नहीं है और भारत जो भारतीय है उसके विरोधी है। आलोचकों के अनुसार संविधान भारतीय और अभारतीय विरोधी है, क्योंकि यह संविधान की राजनीतिक परंपरा अथवा भावना के प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यानी विरोधी तो है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा कि संविधान जो है वो राजनीतिक परंपरा और भावना के प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जिसके कारण ये भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एवं प्रयुक्त एवं आकरण है। भारतीय संविधान सभा के सदस्य लक्ष्मी नारायण साहू का कहना था कि आदर्श एवं प्रारूप संविधान पढ़ा गया और भारत की मूलभूत आत्मा उसके प्रकट नहीं होती। मतलब संविधान को उन्होंने कहा कि हमने पढ़ा है, लेकिन संविधान में जो प्रावधान दिए गए उसमें भारत की जो मूलभूत आत्मा है वो प्रकट नहीं होती है कहीं से भी। इसके अनुसार उपयुक्त शब्द नहीं होगा जो लागू होने के बाद ही टूट जाएगा। उन्होंने कहा कुछ ऐसे शब्द है जो उपयुक्त नहीं होगा, लागू होने के बाद इसे बदलना पड़ सकता है या फिर ये टूट जाएगा। गांधीवादी दर्शन से दूर है। आलोचकों का कहना है कि भाई गांधीवादी संविधान भारतीय संविधान के दर्शन और मूल्यों के प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत के आधार पर होनी चाहिए था। गांधी जी का तर्क था कि अगर कोई संविधान बने तो वो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के आधार पर बने संविधान, जिसके कारण इसके आकार में ज़्यादा वृद्धि हुई। संविधान गांधी जी राज की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते। मतलब उन्होंने, और गांधी जी का ये भी एक तर्क था कि देश के अंदर राज्य नहीं होना चाहिए।
वो इसे स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन संविधान में तो राज्य का प्रावधान किया गया था। और गांधी का मानना है कि राज्य शोषण का एक साधन है। राज्य जो है एक शोषण का साधन है, पूंजीपति के इशारों पे चलता है और गरीब लोगों के, जो गरीब गरबा लोग हैं उसके वो शोषण करता है और उसको अगर कोई आलोचना करता है या उठाता है तो उसे कुचल दिया जाता है पुलिस बल के द्वारा। उसके बाद वकीलों का स्वर्ग। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विधि और विधित अपूर्ण है और बहुत जटिल है। यानी भारतीय आलोचकों का कहना है कि संविधान लिखित तो है, विस्तृत है, लेकिन इतना जटिल है कि इसको समझ पाना, और दूसरी बात संविधान जो है वो पूरी इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो इसको समझ पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसे वकील ही इस जटिल दस्तावेज को समझा सकता है, बता सकता है, इसीलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया। अब मौलिक अधिकार। मौलिक 6 अधिकार होते हैं मौलिक। तो नागरिकों को मौलिक अधिकार उन्हें जन्म से ही प्राप्त होते हैं भारत के अंदर, और अधिकार नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी मौलिक अधिकार जो है किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो अधिकार क्या? प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। कोई भी आदमी अपने विकास करने के लिए उसे अधिकारों की आवश्यकता होती है। दूसरा, नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है कि जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में मिलता है। यानी इंसान जीवन जीने के लिए और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या क्या हमें चाहिए वो संविधान के भाग 3 में लिखा गया है। भारतीय निर्माता द्वारा नागरिकों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। यानी भारत में जो लोकतंत्र, भारत के जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना जो है वो नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से किया गया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका, संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद है मौलिक अधिकार, मौलिक और मूल अधिकार। इसमें 6 हैं। पहला समानता व समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला संपत्ति का अधिकार, अगला पॉइंट है इसका। 1948 में जनता पार्टी की सरकार ने उनके 144वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब 7वां भी था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उन्हें 44वें संशोधन में बाहर कर दिया गया, यानी मौलिक अधिकार से उसे बाहर कर दिया गया। और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत उसे एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया और संविधान 309 के अनुसार उसे एक नॉर्मल कानून के रूप में अधिकार दे दिया गया था। और भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड से संबंधित संविधान से लिया। तो भारत के संविधान के अंदर जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व है इसे आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया गया था। तीनों भागों में वर्गीकृत किया गया इसको। पहले भाग में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। दूसरे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी किस राज्य के पास कितना पावर है, यानी राज्यों का शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, शक्ति का बंटवारा कर देना, कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता है। तीसरा, तीनों भाग में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के संपूरक बनाए गए हैं, यानी एक दूसरे के बराबर बनाए गए हैं। अब पहला पॉइंट है इसका, समानता या समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में है, भारत प्रत्येक नागरिक और गैर नागरिक कानून के समक्ष समान है। आम व्यक्ति एवं देश का प्रधानमंत्री दोनों विधि के समक्ष समान होता है। यानी संविधान और कानून की नज़र में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे नागरिक हो, चाहे गैर नागरिक हो, अगर कोई विदेशी हमारे देश में आता है घूमने के लिए तो उसको हमारे देश के संविधान के अनुसार अगर कोई क्राइम करता है, कुछ भी करता है, तो हमारे देश के संविधान के अनुरूप ही उन्हें सज़ा दिया जा सकता है। और संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में एक आम व्यक्ति और एक प्रधानमंत्री सभी समान है। 15वां पॉइंट अनुच्छेद 15 है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिबंध है। यानी आप किसी को धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर, रंग के नाम पर, स्थान के नाम पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से प्रतिबंध है हमारे देश में। सभी देश अपने हिसाब, सभी जाति और धर्म के लोग अपने हिसाब से अपने फेस्टिवल को मना सकते हैं,
चर्च, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर कहीं कुछ बना सकते हैं। तो ये इसे बनाने से रोका नहीं जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 16 है, राजकीय सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान राज्य के दिन सरकारी नौकरियां पदों पर नियुक्ति के लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा और नागरिक धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नौकरियों के वंचित नहीं किया जा सकता। यानी 16वें अनुच्छेद में ये दिया गया है कि राज्य के अंदर जो भी नौकरी होती है, सरकारी नौकरी होती है, उसके पदों पर नियुक्ति के लिए सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा या फिर उसको नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है उसके जाति, धर्म आधार के बेस पर। और 17वां अनुच्छेद ये है, इस अस्पृश्यता यानी हमारे देश में छुआछूत की प्रथा का जो है वो प्रतिबंधित है। छुआछूत, अस्पृश्यता और छुआछूत उसी को कहा जाता है। ये भी एक असंवैधानिक है, संविधान में प्रावधान ये प्रतिबंध करता है और अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख 17वें अनुच्छेद 17 में किया गया है। यानी अस्पृश्यता भी हमारे देश में कानून के नज़र में गलत है। उसके बाद अनुच्छेद 18 है, उपाधियों का अंत। संविधान अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियां केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ही प्रदान किया जाएगा। यानी उपाधि जो है, जैसे अर्जुन अवार्ड होता है, पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण होता है, भारत रत्न होता है, खेल रत्न होता है, कई प्रकार के उपाधि होते हैं हमारे देश में। तो इसमें फिक्स किया गया है कि 2 ही क्षेत्र के लोगों को ही दिया जा सकता है। तो उसमें पहला है शिक्षा और दूसरा है सेना। जो लोग इसमें करते हैं उन्हीं को इस तरह की उपाधियां दी जा सकती है। लेकिन कांग्रेस सरकार ने विभिन्न उपाधियों जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि की शुरुआत की और उपाधि महत्वपूर्ण लोगों को देने की योजना बनाई थी। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई और उसमें बदलाव करके उन्होंने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण कई प्रकार की उपाधियों की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि हम महत्वपूर्ण लोगों को देंगे इस तरह की उपाधि। तो 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इस क्रम को तोड़ दिया। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा फिर दोबारा से आरंभ किया। मतलब उन्होंने बनाया था कांग्रेस सरकार ने और 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार जब आई तो फिर उन्हें दोबारा शुरू कर दिया गया। और नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उसमें शांतिपूर्वक बिना हथियार के सम्मेलन करने की आज़ादी है। यानी आप मतलब सम्मेलन कर सकते हैं बगैर हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से। दूसरा है समुदाय संघ बनाने की आज़ादी है। भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है। और अगला पॉइंट इसका, भारत किसी भी राज्य के क्षेत्र में निवास करने की आज़ादी है। मतलब आप अगर किसी राज्य से हैं और किसी राज्य में जाकर बसना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाके बस सकते हैं। घूमने फिरने की आज़ादी है। समुदाय संघ यानी जाति नाम के ट्रस्ट वगैरह भी बना सकते हैं, ये भी आज़ादी है। और कोई भी रोजगार व्यापार करने की आज़ादी, मतलब किसी प्रकार का रोजगार या व्यापार करने की आज़ादी है हमारे देश के अंदर। और अनुच्छेद 20 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे दोषी नहीं। अब कोई आदमी कोई क्राइम करता है तो उसे तब तक दोषी नहीं कह सकते जब तक कि उसको न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं किया जाता। दूसरा है, एक अपराध की सज़ा एक बार ही मिलेगी। यानी एक अपराध अगर कोई करता है तो उसकी सज़ा उसे एक बार ही मिलेगी। तीसरा है, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कोई आदमी अपराध करता है, कोई खुद ही आप साक्ष्य दो तो ये नहीं हो सकता, उसको बाध्य भी नहीं कर सकते, आपको खुद जुटाना होगा साक्ष्य उसके खिलाफ। तीसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बंधुआ अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है। बंधुआ मजदूरी का मतलब ये है कि काम उससे 12, 14 घंटे, 15 घंटे भी ले सकते हो और पैसे कम देने वाले लोगों को कहा जाता है बंधुआ मजदूर। उसे छोड़ के जा भी नहीं सकता, इस तरह की चीज़ें होती है तो उसको बंधुआ मजदूर कहा जाता है। और अनुच्छेद 24 जोखिम वाले कार्यों में बच्चों की मजदूरी कराने पर प्रतिबंध है। और अनुच्छेद 24 में ये करार दिया गया है कि भाई जो जोखिम वाले कार्य हैं उससे बच्चों को कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बाल मजदूरी नहीं करवा सकते आप उससे। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में इसका उल्लेख किया गया है। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है, आप कहीं भी कर सकते हैं। धार्मिक मामलों में प्रबंधन और विशेष प्रकार की संस्थाओं के धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता है। अगर कोई आदमी धार्मिक संस्था है, अगर किसी प्रकार का निर्देश उसको देने का अधिकार होता है। और फिर उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है जो 29 और 30 में किया गया है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा पॉइंट है इसका शांतिपूर्ण ढंग से
रितेश होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। तीसरा पॉइंट है संगठित होने की स्वतंत्रता है। चौथा है भारत के किसी भी क्षेत्र में यात्रा करने की स्वतंत्रता होती है। पांचवा है भारत के किसी भी भाग में बसने और रहने की स्वतंत्रता है। छठा कोई भी व्यवसाय चुनने और व्यापार करने की स्वतंत्रता है। जीवन की रक्षा और देहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और व्यक्तियों की सजा भाई लोगों के अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसके तहत हमें जो भी मौलिक अधिकार प्राप्त है उसे लागू करवाने के लिए न्यायालय अगर हमें 6 अधिकार दिया गया, अगर उसमें कोई राज्य सरकार अगर उसका हनन करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, उसे लागू करवा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सरकार को न्यायालय के आदेश दे सकता है। न्यायालय उनके अनेक प्रकार से के विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिसे रीट कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगला पॉइंट है इसका DPSP सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का एक प्रतीक है। इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी आप न्यायालय में इसको चुनौती दे सकते हैं। सरकार नीति बनाते समय इन बातों पर ध्यान रखती है। लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, या उनको ध्यान रखना है। कोई भी पॉलिसी बनाता है तो इन बातों को ध्यान में खास कर रखा जाता है। व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक बातें होना चाहिए उसके अंदर। अगला पॉइंट है इसका नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी विचारों को स्थान दिया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व है, सबसे पहला उद्देश्य है कि समाजवादी एवं आर्थिक विचारों से प्रभावित एवं कल्याणकारी राज्य का था। दूसरा नीति निर्देशक तत्व ये है कि गांधी विचारों से प्रभावित थे। तीसरा ये है कि उद्देश्य नीति निर्देशक तत्व का उदारवादी से कल्याणकारी राज्य का है, जिसमें लोगों के कल्याण के लिए भाग 4 में सिद्धांत दिए गए हैं। और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अब आर्टिकल 36 है राज्य की परिभाषा। 37 में दे रखा है न्यायालय में परिवर्तन नहीं है। 38 में दे रखा है लोक कल्याणकारी, सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक न्याय। 39 में दे रखा है आर्टिकल में राज्य द्वारा अनुसरण और कुछ नीति तत्व। 39A में दे रखा है सामान्य न्याय, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 में दे रखा है पंचायत एवं पंचायती राज। आर्टिकल 41 में कुछ दशा में शिक्षा और लोक सहायता पान। 42 में दे रखा है आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत दशाओं में सहायता। 43 में दे रखा है कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। 44 में दे रखा है समान नागरिक संहिता। 45 में दे रखा है 6 से 14 आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। आर्टिकल 46 SC/ST एक्ट जो है को शिक्षा और सुरक्षा। 47 में दे रखा है पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार। 48 में दे रखा है कृषि और पशुपालन। और 50 में दे रखा है राज्य की लोक सेवाओं और न्यायपालिका में को कार्यपालिका से अलग। और 51 में दे रखा है आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नीति निर्देशक तत्व का मूल्यांकन। सरकार ने कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए संविधान में विभिन्न संशोधन समय समय पर किए हैं, और जिसमें सामुदायिक विकास एवं कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हुआ है। कृषि उद्योग का विकास हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना बनाई गई है, जिनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सहायता करना है और उनकी स्थिति में परिवर्तन लाना। निर्देशक तत्व की आलोचना भी हुई है। निर्देशक तत्वों का हनन होने पर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जबकि मौलिक अधिकारों का हनन पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नीति निर्देशक तत्व नए वर्ष पर लेने वाले संकल्प की तरह जो अगले दिन ही टूट जाता है। इनका असर सरकारों के पर किए गए वादों पर होती है। सरकार अक्सर चुनाव से पहले कुछ वादे करती है, चुनाव के बाद उनको पूरा नहीं करती है। गांधीवादी सिद्धांत कागजों में ही देखने को मिलते हैं। गांव के लोग आज भी उतने सशक्त नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। और नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख बात है वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें अपनाने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त मिलना चाहिए, वे नीतियाँ जो सरकार को मंजूर करनी चाहिए। नीति निर्देशक तत्व को देखने में से भारत की कल्पना का आभास होगा। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। धन्यवाद।